हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हम अब स्टडी करेंगे इस लेक्चर में पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। हम लास्ट लेक्चर में देख लिया था। इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं आपके जो है पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। इसकी हम बात करने वाले, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए हम इसको जनरलाइज्ड करते हैं। तो यहाँ से हम इसको जनरलाइज्ड करेंगे पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। तो पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए सब कुछ वैसा का वैसा ही जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, बस यहाँ हमको उसको थ्री डायमेंशनल के लिए जनरलाइज्ड कर देना है। मान लेते हैं कि आपका जो है पार्टिकल है वो इस थ्री डायमेंशनल बॉक्स में मूव करता है। ऐसा आप एक थ्री डायमेंशनल बॉक्स बनाते हैं और आपका जो है पार्टिकल है वो इस थ्री डायमेंशनल बॉक्स में इजीली मूव कर सकता है। ऐसे ये z एक्सिस x y एंड दिस इज z। इस थ्री डायमेंशनल बॉक्स में जिसकी आपकी जो है लंबाई है वो a है, ऊंचाई जो है इसकी b है और चौड़ाई जो है इसकी c है। ऐसा एक थ्री डायमेंशनल बॉक्स है आपके पास में, और इस थ्री डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल क्या कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है, इसमें घूम सकता है। तो ये थ्री डायमेंशनल बॉक्स बना दिया हमने। अब इस थ्री डायमेंशनल बॉक्स में अगर हम कहें तो यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है, और थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए हम यहाँ पर जो कहते हैं कि m मास का पार्टिकल है ना, और इसकी कंडीशंस ये है कि यहाँ पर बॉक्स के अंदर विभव है ना v x y z 0 है। वही कंडीशन है जब आप चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन a और 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन b और 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन c। इन तीनों कंडीशंस के लिए आपका जो पोटेंशियल है Vx ये आपका 0 है, और अदरवाइज इसके बाहर आने पर जो आपका Vx होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमने ले ली, और इसके लिए हम बॉक्स के अंदर जो विभव के लिए, पोटेंशियल के लिए हम जो है श्रोडिंजर समीकरण यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ श्रोडिंजर समीकरण इसके लिखने जाते हैं तो ये अपने पास में होता है डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये श्रोडिंजर इक्वेशन है आपका इस चीज़ के लिए, थ्री डायमेंशन के लिए। डेल टू साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जो आपका डेल टू वहाँ था उसको हमने जनरलाइज कर दिया, तो प्लस डेल टू साइन अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, और इसी साथ में इज इक्वल टू माइनस का 2me अपॉन में h क्रॉस स्क्वायर, इज इक्वल टू माइनस का 2me अपॉन में h क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ पर जो है ये साइन। इस तरह से हमने इसको जनरलाइज कर दिया थ्री डायमेंशनल के लिए। तो थ्री डायमेंशनल के लिए जनरलाइज करने के बाद में हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समीकरण एक को अपन सॉल्यूशन फिर से फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एक का समीकरण हम सॉल्यूशन निकालने के लिए जो आपका ये साइन एक्स वाई जेड है ना, ये साइन एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो इस साइन एक्स वाई जेड को मैं तीन पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। साइन एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड है क्योंकि थ्री डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। तो पहला मैं इसमें ले लेता हूँ यहाँ से जो है फाई एक्स, पहला है ना। दूसरा इसमें ले लेता हूँ मैं फाई एक्स, दूसरा है आपका साइन ले चुका हूँ, फाई ले लो, और आप इसमें ले लो जो है जाई ले लो, जाई वाई है ना, फाई जाई, और यहाँ से जो है इसको थर्ड वाले को कोई और फंक्शन ले लेते हैं अपन। थर्ड वाले को चलो अपन z ही बोल देते हैं, तो z z, या इसको मैं लिख देता हूँ जो थर्ड वाले को फाई जाई थीटा बोल देता हूँ, चलिए थीटा जेड ऐसा बोल देता हूँ इसको, है ना। फाई जाई थीटा, तीन फंक्शन ले लेता हूँ मैं इसके। तो फाई जाई और थीटा ये अपन इसको कर लेते हैं।
अब यहाँ से इसको अपन इक्वेशन नंबर, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन एबोव इक्वेशन में इसको रख देते हैं। तो ध्यान देना, मैं जब इसको रखने जा रहा हूँ तो यहाँ से आपका x वाला कंपोनेंट तो रहेगा और ये जो y वाला और z वाला कंपोनेंट बाहर आ जाएगा। फिर इसमें रखूँगा मैं तो ये y है तो y वाला कंपोनेंट अंदर आ जाएगा, बाकी आपका x और z वाला कंपोनेंट बाहर आ जाएगा। सेम वर्क इसमें भी होगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि यहाँ पर आपका बनता है ये जाई y और थीटा z बाहर निकल गया और ये बन गया आपका del 2, ये हो गया साइन del 2 फाई x अपॉन del x स्क्वायर, है ना। और प्लस साथ में इसमें क्या रहेगा, ये दो कंपोनेंट बाहर आ जाएंगे तो फाई x और कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा del 2, सारे साथ में थीटा z ही बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा del 2 जो है आपका जाई y अपॉन में del y स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, प्लस साथ में बन जाएगा आपका इसमें से जाई y और फाई x, ये बाहर निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका del 2 थीटा z अपॉन में del z स्क्वायर, दैट्स इज इक्वल टू 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और वही थीटा तीनों पद इसमें है ना, कौन से, यही वाले। इसको ब्रेक किया है मैंने, तो ब्रेक किया है तो ये हो जाएगा आपका कितना है, फाई x जाई y और थीटा z, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस में वो थीटा फाई एक्स जाई और फाई z, इसका मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा इन इक्वेशन को, तो या उसको उससे डिवाइड कर दो। वो फाई आपका जो है ना, फाई एक्स थीटा जाई वाई और थीटा z, इस थीटा तीनों को इधर लेके आ जाओ आप यहाँ से इसको, तो क्या हो जाएगा, जाई वाई और थीटा z तो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, डिनोमिनेटर बच जाएगा 1 अपॉन में कितना है आपका, ये बच जाएगा फाई एक्स, यही बचेगा, है ना। और प्लस साथ में क्या है, del 2 फाई एक्स अपॉन में del x स्क्वायर, प्लस सेकेंड वाले में क्या होगा, जब उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास में बच जाएगा 1 अपॉन में जाई y, है ना, और कितना बन जाएगा del 2 जाई y अपॉन में del y स्क्वायर, और साथ में प्लस तीसरे वाले में ये कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा 1 अपॉन में थीटा z, और कितना हो जाएगा ये del 2 थीटा z अपॉन में del z स्क्वायर, यही हो जाएगा, इतना बच जाएगा आपके पास में, है ना। और इजिकल टू क्या बन जाएगा आपका, ध्यान रखना, माइनस का 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और वो आ ही चुका है इधर नीचे, तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनने के बाद में अब देखो, जैसे लास्ट सेक्शन में हमने कहा था कि यहाँ पर जो है इसमें अगर हम t में चेंज करें तो राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा, राइट हैंड साइड फिक्स रहेगी, और राइट हैंड साइड में अगर हम यहाँ पर, क्योंकि r में चेंज करते तो राइट हैंड साइड r पर डिपेंड नहीं है, मतलब कांस्टेंट है पूरा, आप ये बोल सकते हो। तो इन तीनों टर्म्स को भी अलग अलग होकर के भी इसके बराबर, तीनों का एडिशनल उसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब तीनों को अलग अलग होते होकर के भी इसके क्या होना चाहिए, आपके इक्वल होना चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन की जगह मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, और मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ से 1 अपॉन में फाई एक्स, और साथ में कितना है del 2 फाई एक्स अपॉन में del x स्क्वायर, साथ में यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ k1 इजिकल टू kx स्क्वायर, माइनस का kx स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का kx स्क्वायर, ये मैं लिख रहा हूँ इसको यहाँ से। अब इसकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे यहाँ पर, इजिकल टू माइनस kx स्क्वायर लिख दिया इसको मैंने, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख दूँ, इसको उठा इधर लेके आ जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा आपका, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्टेप हमारी कम हो जाएगी, kx स्क्वायर और दैट्स इज इक्वल टू 0, ये बन गया आपका। तो ये kx स्क्वायर, इसी प्रकार से ये इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ इसको फर्स्ट। इसी प्रकार इस वाली टर्म को भी उधर इक्वल कांस्टेंट के
तो 1 में ये बन जाएगा जाई वाई और डेल टू जाई वाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस दूसरा वाला कांस्टेंट है के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसी प्रकार से 1 में थीटा जेड और ये बन जाएगा डेल टू थीटा जेड अपॉन में डेल जेड स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन मेरे पास मैंने बना ली। जहां आपका मैं लिख सकता हूं यहां से वेयर क्या है यहां पर, यहां मैं लिख सकता हूं कि जो आपका के एक्स स्क्वायर की अगर बात कर लेता हूं मैं, के एक्स एक्स स्क्वायर, के वाई वाई स्क्वायर और के जेड जेड स्क्वायर, इस प्रकार बोल देता हूं मैं इसको, है ना। और सॉल्व करके जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ से फाइव एक्स को उठा करके भाई उधर ले जाऊंगा तो वो तो 0 लगेगा, लेकिन साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5x भी साथ में लिख दूँ इसको मैं, तो ये बन जाएगा 5x, यही होगा इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा साथ में मल्टीप्लाई में, यहाँ से हट गया, ये जाई वाई उधर गया तो क्या बन जाएगा जाई वाई चलिए ठीक है। तो यहाँ से भाई मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया ऐसे, और इसको मैंने मतलब माइनस के स्क्वायर था आपका वो मान लिया था मैंने, और इसको एक को बोल दिया मैंने के एक्स स्क्वायर, और जो आपका साइन था ना एक वाला ये उसके साथ में मल्टीप्लाई करके उसको उठा के इधर लेके आ गया, इसको उठा के इधर लेके आ गया, इसको उठा के इधर लेके आ गया। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे मिल जाती है। जहाँ ये 2m/h है ना, ये मैंने किसके बराबर बना, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के, क्योंकि के स्क्वायर बराबर कितना होता है 2m/h, लेकिन 3 डायमेंशनल के लिए क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 3 डायमेंशनल लिख सकता हूँ आपका मैं इसको कुछ इस तरह से, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब आपका हो रहा है इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में मैं कह रहा हूं कि भाई 5x बराबर कितना है आपका √2/a sin n1 पाई x/a। देखो यहां से वही कंडीशन में यूज कर रहा हूं भाई, अपने लास्ट सेक्शन में मैंने कहा था फॉर बाउंड्री कंडीशन एक्स डायरेक्शन के लिए मैं इसका सॉल्यूशन मानूंगा, कितना मानूंगा, ये जो आपका है ना 5x, इस 5x का मैं सॉल्यूशन वही आपका pi प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और सॉल्व करके मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा, कितने निकालूंगा मैं इसको बोल दूंगा a sin kx प्लस बी कॉस के एक्स, ये निकालूंगा, और फिर बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा मैं इसमें x बराबर 0 के लिए। ठीक है, तो x बराबर 0 के लिए बाउंड्री कंडीशन लगा करके मैं यहां से एक को तो हटा दूंगा, ये एक हट जाएगा आपका, उतना बच जाएगा सिर्फ आपका, और इसके बाद में फिर मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा x बराबर a, और इससे मुझे यहां पर मिलेगा इतना। ठीक है, b बराबर 0 होने से ये सब अपना काम हो जाएगा। अपन कहूंगा कि 5x बराबर 0 पर 5x बराबर भी क्या है आपका 0 है, अनंत पे चलाता है, 5x बराबर 0 पर इन्फिनिटिव एनर्जी है आपकी, तो वहां पर वेव फंक्शन क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, उसका कोई मतलब वहां नहीं रहता। तो अपन यहाँ बराबर 0 रख के इसको अपन एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, 5x बराबर a sin k, क्योंकि b की वैल्यू 0 हो जाने वाली है। लास्ट वाले वीडियो में इसको बताया था, वो वीडियो जरूर देख लें उसको एक बार, इसको देखने से पहले। तो a sin के x, अब मैं x बराबर a की कंडीशन फिर से पुटअप करूंगा इसके अंदर, और x बराबर a कंडीशन के लिए मैं यहां से एक इक्वेशन लेके आऊंगा कुछ इस तरह वाली, और उसमें a आपका रहेगा। तो a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं नॉर्मलाइजेशन को यूज करूंगा, और नॉर्मलाइजेशन को यूज करके भाई हमने कहा था उसमें भाई नॉर्मलाइजेशन इसमें अपन यूज कर देते हैं, और नॉर्मलाइजेशन को यूज करके मैं क्या कर दूंगा, मैं जो है यहां से इसकी a की वैल्यू इतनी निकाल लूंगा। ठीक है, और अपने पास 5x की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, जहां आपका जो n1 होगा, ये n1 किसके इक्वल है, a के x अपॉन में पाई, ये निकाल सकते हैं इसको भी अपन इन दोनों की इक्वेशन को इक्वल करके। ठीक है, अगेन यहां से ये an की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है आपकी। अगेन मैं बात करूंगा y डायरेक्शन के लिए, तो y डायरेक्शन में क्या होगा आपका, y बराबर 0 हो जाएगा आपका, है ना, y बराबर 0, और कितना है आपका y बराबर 0 कर दूंगा, और आपका जो है b तक, 0 से b तक के लिए, तो वही कंडीशन अभी फिर से फंक्शन ये ले लूंगा, फिर इसके लिए बाउंड्री कंडीशन ऑफ y बराबर 0 और x बराबर b की बात कर लूंगा, क्योंकि b लेना पड़ेगा मुझे, फिर इसी कंडीशन को यूज करके मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, वैल्यू मेरे पास में कुछ इस तरह से आने वाली है। थर्ड, मैं इक्वेशन नंबर 7 तीसरे वाली के लिए मैं इसको भी अगेन इसी प्रकार निकालूंगा, तो अंडर रूट इस वाली इक्वेशन के लिए सॉल्व करूंगा इसको मैं,
इसके लिए यही वापस से मैं मानूंगा इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मान करके वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई फंक्शन उससे, तो उसको अपन पूरे को सॉल्व करके जो अपन तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे आपकी जो है डेल टू फाइव जेरो अपॉन में डेल, ये अपन निकाल के सॉल्व कर देंगे। ये आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है तीनों वैल्यूज़ में निकाल चुका हूँ इसके अंदर। इन तीनों वैल्यूज़ को उठा करके वापस से मैं इस इक्वेशन नंबर 0 जो मैंने नाम दिया था इसमें पुटअप कर दूंगा इसको मैं। तो यहाँ से आपका फाई एक्स कितना है वो ये रहा, आपका जाई वाई कितना है वो ये रहा, आपका थीटा जेड कितना है वो आपका ये रहा। इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पुटअप करके फाइनली मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ साइन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू √8 अपॉन में ए बी सी, क्योंकि जब मैं यहाँ रखूँगा इसको, इस वैल्यू को मैं जो है यहाँ ला के रखूँगा तो आपका क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर जब तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो √2 अपॉन ए, √2 अपॉन बी, √2 अपॉन सी, तो 2 2 2 8 हो जाएगा और ए बी सी नीचे आ जाएगा। साथ ही साथ इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ n1 की वैल्यू मेरे पास में ये है ना, इससे मैं k की वैल्यू निकालूंगा। k x बराबर क्या होगा आपका n1 पाई अपॉन में a, n1 पाई अपॉन में a। तो n1 पाई अपॉन में देखो k की जगह रखा है ना मैंने, ये रहा kx, साइन kx होता है वहाँ पर, और जहाँ पर क्या ये और n1 के लिए यहीं से मैंने मतलब kx बराबर है n1 पाई अपॉन a के, तो मैंने लिख दिया n1 इज इक्वल टू a के एक्स अपॉन पाई। वही तो चीज़ आ रही है, साइन k तो बोलूँगा इसको मैं k, देखो ये k की वैल्यू मैंने ये पुटअप कर दी यहाँ पर, और ये निकाल रखी हमने पहले इस वैल्यू को लास्ट वाले लेक्चर में। तो ये अपन यहाँ पर जो है इसी प्रकार से आपका kx की वैल्यू आ जाएगी। फिर ky की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो n2a ky अपॉन पाई, तो ky की वैल्यू n2 वाली n2 पाई अपॉन में b। इसी प्रकार से तीसरे के लिए वैल्यू पुटअप कर दिया। इन तीनों को मैंने यहाँ से देखा तो यहाँ से इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये मैंने निकाला और यहाँ से पाई 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 कॉमन निकाल लिया, ये बच गया। अब एक स्पेशल कंडीशन, यदि अपन a बराबर b बराबर c की बात कर दें, यदि अपन बात कर दें कि ये आपका एक क्यूब है और ये यदि क्यूब है तो मैं इसमें लिख सकता हूँ a बराबर b बराबर c के लिए क्या बन जाएगा आपका, तो ये साइन एक्स वाई जेड अंडर रूट में ये बन जाएगा आपका a इंटू मतलब a क्यूब, साथ में ये a b भी क्या बन जाएगा a और c भी क्या बन जाएगा a, ये कंडीशन आ जाएगी। एंड फ्रॉम 9 कंडीशन के लिए क्या e इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 2m, और साथ में a a, तो ये कितना बन जाएगा a इसमें से कॉमन निकल के बाहर निकल जाएगा, तो n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। ये वैल्यूज मेरे पास में यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए बात करते हैं उजरा स्तरों की। ये भी आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो है इतना आपका जो है एनर्जी जो हो जाती है, और ये फंक्शन आप 3 डायमेंशनल के लिए इतना फंक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर अगर कहूँ तो इसको मैं ये कांस्टेंट वैल्यू ये तो आपकी, इसको मैं कह सकता हूँ भाई आपकी E1, इस वैल्यू को मैं बोल देता हूँ, और n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इज इक्वल टू ई, मुझे एनर्जी इतनी मिलती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहा था, और उसको अपन जो है हैमिल्टनी ऑपरेटर भी कहते हैं वहाँ पर उसको, और ये आपका साइन होता है दैट्स इज इक्वल टू ई, ये आपका फंक्शन होता है। अब अगर अपन यहाँ साइन 1 को चेंज करें तो मुझे ई साइन 1 मिलता है। अगर मैं यहाँ से इसको लिखूँ ई साइन 2 फंक्शन के लिए, जब मैं इसको हैमिल्टनी ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट करूँगा तो साइन सेकेंड, मतलब हर बार मैं देख रहा हूँ कि मैं फंक्शन को वेव फंक्शन भले ही चेंज कर रहा हूँ, लेकिन हर बार अलग अलग वेव फंक्शन के लिए मुझे एक ही एनर्जी यहाँ पर फाइंड हो रही है। इसका मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पर आपकी एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है आपकी डीजनरेसी की प्रॉपर्टी है आपके पास में यहाँ पर। और डीजनरेसी का ऑर्डर क्या है, चूँकि एक ही आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास 2 फंक्शन मिले हैं, इसलिए डीजनरेसी की ऑर्डर क्या है आपकी 2 है। अगर इसी प्रकार में तीसरा फंक्शन मिले तो डीजनरेसी की ऑर्डर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी जो है ऑपरेटर को ऑपरेट करें और हर बार हमें सेम आइगन वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट आइगन फंक्शन मिले, तो ये प्रॉपर्टी डीजनरेसी कहलाती है। और जितने आइगन फंक्शन मुझे मिलते हैं इसके लिए वो डीजनरेसी क्या कहलाती है आपकी जो है यहाँ पर ऑर्डर कहलाती है, उसकी कोटि कहलाती है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपका जो मैं कह रहा हूँ n1 n2 n3, यहाँ पर मैं अगर बात करूँगा n1 की वैल्यू कुछ रखूँगा, n2 की वैल्यू कुछ रखूँगा, n3 की वैल्यू कुछ रखूँगा,
तो N1, N2 और N3 इस पर डिपेंड कर रही है आपकी ऊर्जा E, मतलब विभव बॉक्स में जो कण की ऊर्जा जो होती है वो N1, N2, N3 पर निर्भर करती है। हम N1, N2, N3 के लिए पूर्णांकों के बहुत सारे सेट्स प्राप्त कर सकते हैं जिसके संगत E का मान कैसा होता है, समान होता है। जैसे मैं यहाँ से कह दूँ आपको N1 की वैल्यू में रख दूँ 1, इसकी वैल्यू रख दूँ मैं 2, इसकी वैल्यू रख दूँ मैं 1। जब मैं इसको यहाँ पुटअप करूँगा तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 1 इजिकल टू कितना, ये 6 हो जाएगा। अगर मैं इसको आपस में इंटरचेंज भी करता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, ये सेट ले रहा हूँ मैं कि N की वैल्यू N1 की वैल्यू 2 कर दी, N2 की 1 और N3 की 1। तो इस कंडीशन में अगेन मुझे यही 6 वैल्यू फिर से मिलेगी। इसका मतलब N1, N2, N3 के लिए हमारे पास फंक्शन तो यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं, फंक्शन में यहाँ पर बिल्कुल चेंजेस आ जाता है, बट हम यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ पर N1, N2, N3 के अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास हर बार जो E होता है, इस E की वैल्यू क्या होती है, वो सेम ही होती है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हम N1, N2, N3 के ऐसे सेट्स यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हर बार हमें सेम आइगन फलन मिलता है, और यहाँ पर जितने सेट्स हमें मिलते हैं वो सेट्स इसकी डीजनरेसी की ऑर्डर कहलाती है, ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी, ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी, ठीक है ना। जितने सेट्स में निकालूंगा, इसका एक सेट और निकल सकता है 1, 1 और 2, इसके अलावा और कोई सेट बन नहीं सकते। और हर सेट के लिए अपने पास आइगन वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अलग अलग फंक्शंस के लिए, है ना, यहाँ पर हम कहें कि N1, N2, N3 वैल्यू रखने पर सब कुछ चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे को हर बार क्या मिल रहा है, सेम एनर्जी लेवल मिल रहा है इस N1, N2, N3 के डिफरेंट सेट के लिए। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर जो आपका एनर्जी लेवल है वो डिजनरेट है, और यहाँ पर ये जितने सेट्स में निकाल रहा हूँ वो कहलाती है उसकी डीजनरेसी। यदि अपन यहाँ पर कहें कि अपने पास में G सेट्स हमें मिल जाए तो ये आपका जो है जो आपका एनर्जी लेवल होता है ये G टाइम्स क्या कहलाता है, आपका डीजनरेट कहलाता है। अगर इस तरह के G सेट निकाल लूँ मैं तो ये आपका जो है एनर्जी लेवल होगा, ये G टाइम डीजनरेट होगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपकी एनर्जी की, ये मैंने एनर्जी की टर्म को लिख दिया है ना, और यहाँ मैंने लिख दी ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी, जिसको मैंने क्या कहा है, G कहा है, इसको मैं E कह लेता हूँ। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ उन सेट्स को जिसके रेस्पेक्ट में मुझे डीजनरेसी यहाँ पर मिल रही है, उनकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन सेट्स निकालेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, पहला सेट में लेता हूँ N11, N21 और N31। तो इसे कितने सेट्स ले सकता हूँ, 1, 1 और 1। अगर मैं इसको आपस में इंटरचेंज भी करूँगा तो भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जब इस वैल्यू को वहाँ रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1, 1 मतलब 3, तो आपका जो E बराबर कितना बन जाएगा, 3E1 बन जाएगा। और आपके डीजनरेसी की ऑर्डर कितनी होगी, क्योंकि एक ही सेट मिला है मुझे। अगर मैं इसको लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 2, 1, 1, और इसका सेट एक और ले लेता हूँ, N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 2, N3 की वैल्यू 1। तीसरा ले लेता हूँ N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 1, N3 की वैल्यू 2। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जब इस वैल्यू को पुटअप करता हूँ तो E की वैल्यू मेरे पास जो आती है वो कितनी आती है, 6E1 आती है, जिसको मैं निकाल के दिखाया भी था अभी। और हमें कितने सेट मिल गए, 3 सेट मिले हैं, तो ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी कितनी है आपकी, 6 है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं अगर 2:2 के भी रेशियो ले लूँ तो 2:2 के रेशियो में भी क्या होगा, आपका वही काम सेम होगा। मतलब 2, 2, 1 पहला सेट तो ये, फिर 1, 2, 2 दूसरा सेट ये, फिर 2, 1, 2। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए भी एनर्जी कितनी आती है आपकी, E बराबर 6E1, सॉरी यहाँ से ये एनर्जी चेंज हो जाएगी, 2 का 4, 2 का 4, 9E1 हो जाएगा आपका। एनर्जी कितनी हो जाएगी, 9E1। पर हर बार हर सेट के लिए एनर्जी 9E1 ही मिल रही है, मुझे 9 ही मिल रही है, तो इसकी भी ऑर्डर कितनी होगी आपकी, 3 होगी। इसी प्रकार में 2, 2, 2, इसी प्रकार में 3, 3, 3। तो 2, 2, 2 लूँगा यहाँ पर तो फिर भी एक इसका ऑर्डर मिलेगा, डीजनरेसी ऑर्डर 1 मिलेगा और एक ही वैल्यू मिल जाएगी मुझे। फिर 2, 2, 2, फिर 3, 3, 3, ऐसे करके फिर डबल डबल लेकर के, और फिर हम तीनों को एक साथ ले लें। मैं बोल देता हूँ 1, 2, 3, है ना। तो इसके लिए क्या होगा आपका, पहला तो खुद ये हो जाएगा, फिर इसको चेंज अगर करते हैं अपन तो ये 1, 3, 2 ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, 1, 3, 2 ऐसे लिख दिया इसको मैंने। फिर मैंने लिख दिया इसको जो है 2, 3, 1 एंड 2, 1, 3, 2, 3, 1 एंड 2, 1, 3, ये हो गया आपका। और कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल कर सकते हैं हम इसमें चेंजेस। हम 3, 2, 1, 3,
2 1 और क्या बच गया आपका एक और 3 1 2 3 1 2 ऐसे। तो कितने 1 2 3 4 5 6 सेट मिल गए मुझे। तो डिजेनरेसी कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। बट इस वैल्यू को जब पुटअप करूंगा मैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 और 4 9 और 1 10 और 4 14। तो आपकी एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 14। तो ये इस एनर्जी 14 E1 के लिए मेरे को 6 सेट मिल रहे हैं इसके, तो ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी 6 हो जाएगी। इस प्रकार से अपन यहाँ पर भाई इस समीकरण को यूज़ करके और अपन जो है इस तरह से कैलकुलेशन करके हम यही बता सकते हैं कि डिजेनरेसी यहाँ पर इनमें पाई जाती है। भाई आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन को जब अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम का अपन स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो इस स्पेक्ट्रम में जब आप हैवी आप इसको देखते हो अपने सूक्ष्मदर्शी से, तो हम इसको पाते हैं कि हम यहाँ पर इसके पास में बहुत सारी बारीक बारीक लाइनें पाते हैं। तो ये बारीक बारीक लाइनें मिलने का रीज़न क्या होता है भाई, इसमें यहाँ पर भी आपकी डिजेनरेसी है। तो उस डिजेनरेसी को इस क्वांटम मैकेनिक्स की इस मेथड से इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं।